हेलो व्यूअर्स ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे स्टैटिक फैक्ट्स की, जो कि बेस्ड होंगे करंट अफेयर्स फरवरी 2020 के। इससे पहले के वीडियो में मैं जनवरी के स्टैटिक फैक्ट्स का चर्चा कर चुका हूं, जो करंट अफेयर्स पर बेस्ड थे। चलिए अब इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम बजट 2020 की बात करें, क्योंकि ये फरवरी का महीना था, फरवरी के महीने में बजट निकला था, उसमें कुछ मुख्य बातें हैं जो आज भी प्रासंगिक है। जैसे यदि किसी की इनकम 15 लाख से ज़्यादा होती है एनुअल इनकम, तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद था आधार बेस्ड वेरिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि जो भी टैक्स पेयर हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन आधार बेस्ड हो सकती है। फिर है CET टू बी सेटअप फॉर नॉन गैजेटेड पोस्ट, जो कंपटीशन की लोग तैयारी करते हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम बोल सकते हैं NRACET, मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी होता है मेडिकल के लिए, वो अलग है। ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसमें होगा क्या कि जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें सेंटर होगा। यानी अब जो भी छात्र हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किस तरह का एग्ज़ाम, नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए, जैसे कि ग्रुप C, ग्रुप D, SSC, क्लर्क, रेलवे, बैंक, ये सब के जो एग्ज़ाम होते हैं, UPSC इसमें इन्वॉल्व नहीं है। और भी जो राज्य सरकार जो इसमें हिस्सा लेना चाहें वो भी फ्री हैं, उनके लिए अब कॉमन एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं होगा कि छात्रों को अब बैंकिंग के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, जैसा कि अभी भरना पड़ता है। IPS का फॉर्म अलग भरना पड़ रहा है, रेलवे के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ रहा है, ग्रुप D के लिए अलग भर रहे हैं, ग्रुप C के लिए अलग भर रहे हैं, NTPC जिसको बोलते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के लिए, SSC के लिए, CGL के लिए अलग भरना पड़ रहा है, CHSL के लिए अलग अलग भरना पड़ रहा है। और भी स्टेट्स भी एग्ज़ाम लेते हैं। इसमें खुला आमंत्रण है कि जो स्टेट भी इस CET एग्ज़ाम के थ्रू कैंडिडेट्स को हायर करना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। यानी एक बार आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, साल में शायद 2 बार कंडक्ट होगा। अभी ये शुरुआत हुआ नहीं है, लेकिन बजट में घोषणा हो गई थी कि अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। इसमें सेंटर भी दूर नहीं होगा, अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। एक बार आप एग्ज़ाम दीजिएगा और उसके कट ऑफ पर बेस करके, अब इसका क्या पैटर्न होता है तो आने वाले समय में पता चलेगा। कट ऑफ पर बेस्ड करके आपको अलग अलग जगह बुलाया जाएगा। हो सकता है कि 100 मार्क्स का हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और मान लीजिए बैंकिंग के लिए कट ऑफ रखा गया कि 70%, CGL के लिए रखा गया कि 80%, ठीक है। रेलवे के लिए हो सकता है कि रखा जाए 75%। तो जो भी उस कट ऑफ को पार करेंगे, फिर मेंस एग्ज़ाम अलग अलग जो बॉडी है वो कंडक्ट करेंगी। PT के लिए सिर्फ एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। फिर दूसरी घोषणा हुई थी, डिग्री लेवल ऑनलाइन कोर्सेज विल बी इंट्रोड्यूस्ड। घोषणा तो बहुत सारी हुई थी, कुछ ज़रूरी घोषणाओं को रख रहा हूँ। जैसे ऑनलाइन कोर्सेज आप करते हैं तो सर्टिफिकेशन कोर्स मिलता है 3 महीने का, 6 महीने का। तो ऐसा घोषणा किया गया कि अब ऑनलाइन कोर्सेज डिग्री लेवल के भी चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की बात करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं, ठीक है। पहला ग्रैंड स्लैम होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन, और उसके बाद होता है US ओपन। इनके क्रम को याद रखिएगा। तो चूँकि ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है तो वही हुआ। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन लगभग जनवरी के महीने में होता है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में मेन सिंगल्स का खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता था, जो सर्बिया के रहने वाले हैं। और वुमेन्स सिंगल्स सोफिया केनिन ने जीता था, जो USA के रहने वाले हैं। फिर से याद रखिए, मेन सिंगल नोवाक जोकोविक ने जीता था। इनका चर्चा फिर आगे भी होगा। और वुमेन सिंगल्स सोफिया केनिन। नेक्स्ट है, DICGC इंक्रीज द इंश्योरेंस कवरेज फॉर डिपॉजिटर टू 5 लाख। DICGC का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मतलब यदि बैंक में आपने, लोग कई अकाउंट्स रखते हैं अलग अलग बैंकों में, यदि किसी बैंक में, अभी खबरों में भी पढ़ा होगा आपने कि कई बैंक्स जो हैं वो उसमें रुपए निकालने से रोक दिया गया क्योंकि उनकी हालत खस्ता हो गई थी, वगैरह वगैरह। इसमें देखिए क्या होता है कि कस्टमर का 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है। सपोज़ आपने बैंक में 8 लाख रुपए जमा किए हैं,
बैंक दिवालिया हो गई। दिवालिया होने का मतलब होता है यदि कोई कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर लेती है तो इसका मतलब है कि अब उसके पास पैसे नहीं है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। फिर उसकी संपत्ति की नीलामी होती है, जो भी होना होता है, लेकिन वो कंपनी अपने हाथ खड़े कर लेती है कि भैया हम आगे अब काम नहीं कर सकते। उस केस में मान लीजिए आपके 8 लाख रुपए जमा हैं तो 5 लाख रुपए इंश्योर्ड होंगे आपको DICGC के लिए। मतलब इस बात की गारंटी है कि नहीं कि 8 लाख मिलेंगे या 15 लाख जमा है तो 15 लाख मिलेंगे कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। वो तो उस समय स्थितियों को देखते हुए फैसला लिया जा सकता है, लेकिन इसकी गारंटी है कि आपके 5 लाख रुपए तक इंश्योर्ड रहेंगे। तो ये गारंटी आपको कौन देता है? ये गारंटी देता है आपको DICGC। और यही जो कवरेज था वो पहले कम था, शायद 2 लाख रुपए था, अब उसको 5 लाख कर दिया गया है। और इसका फुल फॉर्म हुआ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। जान लीजिए कि जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है ये सभी बैंकों पर लागू होता है। तो कौन सा रेगुलेशन एक्ट है? 1949। फिर है पिंक सिटी बिकम्स सर्टिफाइड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। आप यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ते होंगे। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। क्या है? पिंक सिटी। पिंक सिटी किसको कहते हैं? जयपुर में। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। अब ये क्वेश्चन, ये होमवर्क आपके लिए छोड़ता हूँ कि यूनेस्को के इंडिया में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में, और जिसके चेयरमैन या DG कह लीजिए, जो प्रमुख है वो ऑड्रे अजोले हैं। जो भी पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इंडिया रैंक्ड सेकंड इन प्रोड्यूशन ऑफ क्रूड स्टील। क्रूड स्टील के प्रोडक्शन में इंडिया का जो रैंक है वो रैंक है सेकंड। तो फर्स्ट रैंक किसका है? फर्स्ट रैंक है चाइना का। नासा एस्ट्रोनॉट्स क्रिस्टीना कोच कम्स बैक टू अर्थ आफ्टर रिकॉर्ड स्टे सरपास्ड पेगी विल्सन। मतलब पेगी विल्सन एक महिला थी जो सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रही थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है क्रिस्टीना कोच ने, जो 328 दिन तक रही। जनवरी में मैंने आपको एक नाम याद करवाया था करंट अफेयर में, IMF किसी वजह से चर्चा में रहा, अक्सर चर्चा में रहता है। उसकी जो DG है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कंफ्यूज ना करें इसलिए बोल दिया। तो नासा में वो महिला जिसने सबसे ज़्यादा समय अंतरिक्ष में बिताया वो कौन है? क्रिस्टीना कोच। कैसे याद रखें? जैसे हम लोग बोलते हैं ना बस ट्रेन में आते हैं तो कोचा कर आए हैं, तो वो भी तो मतलब कोचाने का मतलब क्या है? कम किसी छोटे जगह में बहुत दिन तक रहना, यानी कोचाना। ठीक है, तो अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन भी तो बंद जगह है, तो वहाँ पर कौन थी? क्रिस्टीना कोच। याद हो गया आपको। और IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये आपको याद रखना है। DG है, पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जाम्स अब सिलेक्ट करने की प्रक्रिया नहीं रही, कैसे सिलेक्ट करें इसकी प्रक्रिया रही, कितनों को छाट सकें। नेक्स्ट है बांग्लादेश विंस ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2020। फिर है दिल्ली मेट्रो रेल इज़ द लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क इन इंडिया। कई मेट्रो है भारत में, जैसे हैदराबाद में भी मेट्रो चलता है, वो सेकंड नंबर पे है। पूछा जाएगा कि भारत का सबसे लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क कहाँ का है? तो दिल्ली का है, दिल्ली मेट्रो का। ऑस्कर अवार्ड्स 2020 की घोषणा हुई थी। बेस्ट पिक्चर है पैरासाइट। कैसे याद रखिएगा? कोरोना वायरस का एज जो कोविड-19 है वो तो 2020 से ना शुरू हुआ था, मार्च के बाद से, 15 मार्च के बाद से लॉकडाउन लगना शुरू हुआ था। तो एक ऐसा परजीवी जो हमारे शरीर में जगह बना लेता है, जिंदा रहता है, तो उसे याद कर लीजिए। और एक्टर इन लीडिंग रोल वो है जोकिन फिनिक्स, जो कि फिल्म जोकर से थे। इनमें क्या खास बात है? आप फिल्म देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। बहुत उम्दा रोल किया है जोकिन फिनिक्स, एक्टर इन लीडिंग रोल, ऑस्कर्स मिला। अब इंडिया UK की मिलिट्री ड्रिल हुई थी फरवरी में, जिसका नाम है अजय वॉरियर। याद रखना है कि अजय वॉरियर किन दो देशों के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम। हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका माउंट एकोंकागुआ। क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि एक इंडियन गर्ल है काम्या कार्तिकेय, जो कि सबसे यंगेस्ट है, सबसे युवा लड़की है जो इस पर चढ़ाई की। इससे पहले जनवरी में मैंने आपको ये भी याद दिलाया था कि अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक है वो विंसन मासिफ है, क्योंकि वो चर्चा में रहा था क्योंकि एक और इंडियन लड़की मालवाथ पूर्णा उस पर चढ़ाई की थी।
आजकल भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर दिया जा रहा है, तो जो भी काम बेटियां करती हैं उनको आप याद कर लीजिए, ठीक है। वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं और एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है डीआरडीओ डेवलपिंग न्यू स्ट्राइक प्रणास बैलिस्टिक मिसाइल 200 किलोमीटर रेंज है। पूछा जाता है कि ये क्या है। प्रणास बैलिस्टिक मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, 200 किलोमीटर इसका रेंज है और ये सरफेस टू सरफेस है। मैंने बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में प्रीवियस वीडियो में चर्चा किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर जीएस में देख लीजिएगा। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दो अलग अलग तरह के मिसाइल्स होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल की तरह होता है, वो हवा में एकदम कर्व बनाते हुए अपने टारगेट को हिट करती है। और ये सरफेस टू सरफेस है, मतलब सरफेस से दागिएगा सरफेस को ही निशाना बनाएगी। और रेंज है 200 किलोमीटर। मेडिकल डिवाइसेस टू कम अंडर CDSCO's परव्यू, मतलब अब CDSCO's के तत्वाधान में सभी मेडिकल डिवाइसेस आएंगी, वही कंट्रोल करेगा। CDSCO's का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग एंड एसेंडेड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मेडिकल डिवाइसेस, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव ही क्यों ना, ठीक है, वो सब अब ड्रग्स समझे जाएंगे, ड्रग्स के गिनती में आएंगे, ठीक है। इसलिए मेडिकल डिवाइसेस को सेंट्रल ड्रग एंड स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के परव्यू में ले लिया गया है। फिर है इंडिया आउट ऑफ US डेवलपिंग नेशन लिस्ट फॉर ट्रेड बेनिफिट्स। देखिए US है या जो भी विकसित देश हैं, वो जो विकासशील देशों को कई तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो US ने अब इंडिया को डेवलपिंग नेशन के लिस्ट में, जिसको वो ट्रेड बेनिफिट्स देता था, कुछ टैक्स सुविधाएं देता होगा, कुछ देता होगा, उससे अब बाहर निकाल दिया है। इसके कई कारण हैं, उतना डिस्कस अभी नहीं करूंगा, ये सिर्फ वन लाइनर स्टैटिक फैक्ट्स हैं, आपको पढ़ना है और एग्जाम तक याद रखना है। एलिफेंट एंड ग्रेट इंडिया बस्टर्ड टू बी इंक्लूडेड इन इंडियन ग्लोबल कंजर्वेशन लिस्ट। इस सवाल पूछा गया था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, एग्जाम में पूछा गया था, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप बताइए क्या है, ये भी होमवर्क है। चलिए मैं बता देता हूँ, सब होमवर्क नहीं देना चाहिए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पंछी है, आपका होमवर्क है कि वो कहाँ पाया जाता है, ठीक है। 2 कमेंट सेक्शन में आपको देना है, एक यूनेस्को की कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो कहाँ पाया जाता है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।